नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव सुख सुविधा से संपन्न रहे और आप सदैव स्वस्थ रहें और जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामना है। तो दोस्तों, आपको मैं आज अंतिम भाग शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का सुनाने जा रही हूँ। और इसके पहले वाले भाग में आपने सुना था कि गोलक चटर्जी ने रासमणी द्वारा प्रियनाथ वैद्य को बुला भेजा था। और किस लिए? ज्ञानदा के अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए, जो कि उसका ही किया धरा था। किंतु प्रियनाथ इस कार्य के लिए कतई तैयार नहीं होता और तब गोलक चटर्जी उसको बहुत भला बुरा कहता है और ज्ञानदा को भी बुरे बुरे शब्द कहकर अपमानित करता है और प्रियनाथ को धक्के देकर बाहर निकाल देता है। और इधर संध्या अपनी विवाह की वेदी से उठकर अरुण के पास आकर उससे विवाह करने की विनती करती है। दोस्तों, आगे की कथा मैं आरंभ करूं इससे पहले मेरी फिर से विनती है कि यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब आगे की कथा और आज का अंतिम भाग। अरुण को स्वयं संध्या ने और उसकी माँ ने अपने घर आने से केवल मना ही नहीं किया था, उसका खुल्लम खुल्ला अपमान भी किया था। इतने पर भी उसे इस समय कठोर व्यवहार करना उचित नहीं लगा। वो स्नेह और सहानुभूति से भरे मधुर स्वर में बोला, संध्या, इस समय तुम्हारे स्वयं इधर आने को कोई भी व्यक्ति उचित नहीं कहेगा। तुम अपने पिताजी को भेजती तो अच्छा होता। किसको भेजती? पिताजी डर के मारे न जाने कहाँ छिपे हैं और माँ तालाब में जा कूदी है। बड़ी कठिनाई से उसे बाहर तो निकाल लिया गया, किंतु वो सदमे से बेहोश पड़ी है। मुझे और कुछ नहीं सूझा, सीधी दौड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। संध्या बिलखते हुए बोली, इतना बड़ा अपमान तथा इतनी बड़ी दुर्गति इस संसार में किसी की भी नहीं हुई होगी। भगवान ऐसा दुर्दिन किसी को भी न दिखाए। संध्या की बात सुनकर अरुण बहुत दुखी हुआ। वो बोला, मुझे तो तुम लोग अस्पृश्य और शूद्र स्तर का व्यक्ति समझते हो, इसलिए मेरे द्वारा तुम अपने उद्धार की सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे पिताजी किसी कुलीन ब्राह्मण की खोज में गए होंगे। तुम्हें घर में रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। रोती बिलखती संध्या बोली, अरुण, मेरे पिताजी किसी को ढूंढने नहीं गए, वे केवल डर कर कहीं छिप गए हैं। अब मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा, मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। संध्या की इन ऊल जलूल बातों को सुनना अरुण को अच्छा नहीं लगा। वो संध्या को घर भेजने के लिए उसकी बाह पकड़कर उसे उठाने लगा। अरुण को संबोधित कर संध्या बोली, मैं तब तक तुम्हारे चरणों को पकड़े रहूंगी जब तक तुम मेरे उद्धार के लिए सहमत नहीं हो जाते। जहाँ तक मेरी कुलीनता की बात है तो वो भी सुन लो। मैं वास्तव में ब्राह्मण संतान न होकर नाई अथवा शूद्र की लड़की हूँ। अब तो कोई मेरे हाथ का छुआ पानी भी नहीं पिएगा। भगवान भी कितने निर्मम हैं, मुझे इतनी यातना देते हुए उन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई। अरुण को लगा कि शायद संध्या होश हवास में न होने के कारण अंट-शंट बके जा रही है। संभव है कि कुछ अवांछनीय हुआ ही ना हो। मुझ में आसक्ति के कारण ही वो विवाह मंडप से भाग आई हो। अब तक तो उसके घर पर कोहराम मच गया होगा। ये सोचकर अरुण ने संध्या को समझा बुझा कर घर भेजने का इरादा किया। उसके सिर पर हाथ रखकर अरुण धीरे से बोला, संध्या, अच्छा उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। संध्या कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में अरुण के बार बार पैर छूती हुई बोली, मुझे विश्वास था कि तुम मेरी विनती नहीं ठुकराओगे, किंतु घर चलने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, नहीं तो क्या मालूम वास्तविकता का पता चलने पर तुम भी बदल जाओ। एक दिन हम लोगों ने तुम्हें नीच ब्राह्मण कहा था, किंतु हमें आज पता चला कि हम तो तुमसे भी निचले दर्जे के लोग हैं। उफ, ये कैसी कड़वी और लज्जित करने वाली सच्चाई है। संध्या की गहरी व्यथा से अरुण को उसके घर में सचमुच ही किसी अप्रिय घटना के घटित होने का आभास होने लगा। अतः उसने धीरे से कहा, कौन कहता है कि तुम नाई की लड़की हो और इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? संध्या ने कहा,
गोलक चटर्जी इस बात को डंके की चोट से कहता है। माँ कन्यादान का संकल्प करने ही वाली थी। मेरी दादी पास खड़ी थी। इतने में 2 आदमियों को अपने साथ लिए मृत्युंजय घटक वहाँ आ गया। उन 2 आदमियों में से एक ने मेरी दादी को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, क्यों तारा दीदी, हमें पहचानती हो या नहीं? तुमने अपने लड़के का ब्राह्मण की लड़की से विवाह करके उसकी जाति तो नष्ट की ही थी, अब पोती का विवाह ब्राह्मण परिवार में करके उनकी जाति भी भ्रष्ट करने पर तुली हुई हो। इसके बाद मेरे पिताजी की ओर उंगली उठाते हुए वो आदमी बोला कि प्रियनाथ मुखर्जी के नाम से अपने को कुलीन ब्राह्मण कहने वाला ये व्यक्ति असल में नाई की संतान है। अरुण ने कहा, संध्या, तुम होश में तो हो? जानती हो कि तुम क्या बोले जा रही हो? संध्या ने अरुण के कथन को अनसुना करके अपनी बात जारी रखी। वो बोली, धूर्त मृत्युंजय घटक ने गंगा जल का मटका मेरी दादी के आगे रख दिया और बोला, तारा काली, सच बता कि प्रियनाथ हीरू नाई का लड़का है या मुकुंद मुखर्जी का? अरुण, मेरी सन्यासिनी दादी लज्जा से मुंह झुकाए बैठी रही, कुछ बोल नहीं सकी। झूठ बोलती भी तो भला किस मुंह से? सत्य को झुठलाना आसान बात नहीं, इसलिए ये निश्चित है कि लोग हमें जो समझते थे वास्तव में हम वो नहीं हैं। अरुण के लिए स्वीकार करना संभव नहीं हुआ, किंतु इससे उसे काफ़ी गहरा धक्का लगा। संध्या ने कहा, दादी के गांव के एक आदमी ने इस घटना का विवरण इस प्रकार कह सुनाया। विवाह के समय दादी 8 साल की थी। जब दादी 14-15 साल की हुई तो एक आदमी अपने आप को मुकुंद मुखर्जी बताकर दादी के घर पर आकर रहने लगा। 2 दिन रहने के बाद वो 5 रुपया और 1 वस्त्र भेंट में लेकर चलता बना। उसके बाद वो आदमी बीच बीच में आकर घर पर रहने लगा। दादी के अधिक रूपवती होने के कारण उसने दादी से दक्षिणा लेना छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसकी असलियत खुल गई। तब तक बाबूजी का जन्म हो चुका था। उफ, यदि मैं माँ होती तो उसी समय उस नाजायज बच्चे का गला घोट देती। फिर ना ही बच्चा और ना ही जननी अपयश, अपमान और निंदा का पात्र बनते। अरुण बोला, वास्तविकता क्या थी? संध्या ने कहा, रहस्य ये खुला कि उसने यह कुकर्म अपनी इच्छा से नहीं किया था। इसके पीछे मुकुंद मुखर्जी की असहमति नहीं अपितु स्वीकृति थी। सत्य कहें तो निर्देश था। बात यह थी कि एक तो मुकुंद मुखर्जी बूढ़े थे, दूसरे उनकी न जाने कितनी स्त्रियां थीं, तीसरे वे गठिया के मरीज थे। उनकी पत्नियां तो अपने पति को पहचानती भी नहीं थीं। इधर मुकुंद मुखर्जी के मन में लालच आ गया था। वे अपनी स्त्रियों को पुत्रवती बनाने के बदले रुपया कमाने का मन बना चुके थे। इसके लिए उन्होंने हीरू नाई से साठगांठ की। मुखर्जी ने नाई से कहा कि तू गले में जनेऊ डाल ले और थोड़ा बहुत ब्राह्मण कर्म सीख ले, फिर मज़े का रोजगार कर, आधी कमाई तेरी और आधी मेरी रहेगी। चौंक कर अरुण ने पूछा, क्या अन्य स्त्रियों के साथ भी वो ये सब हुआ है? संध्या बोली, हाँ, उसने और भी 10-12 स्त्रियों को फांसा था और उनसे मोटी रकम वसूल की थी। वो तो कहता था कि ये काम उससे केवल मुखर्जी ही नहीं कराते, अन्य अनेक कुलीन ब्राह्मणों ने भी अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वो इस प्रकार के काफ़ी लोगों को जानता है। ये सब सत्य ही होगा, अन्यथा गोलक जैसा नर पिशाच ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न होता। अरुण ने क्रोध और घृणा से भरे स्वर में कहा, दुख तो इस बात का है कि ऐसे नीच पुरुष समाज के भाग्य निर्माता बने बैठे हैं। संध्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रारंभ में नाई घबरा गया था। उसने कहा था, पंडित जी, धर्मराज के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मुखर्जी का उत्तर था, पाप है या पुण्य, गलत है या सही, इसका जिम्मा मुझ पर है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें तो ब्राह्मण के आदेश का पालन करना है। हीरू नाई ने पूछा, उन बेचारी अनजान स्त्रियों के पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? यहाँ भी मुखर्जी का उत्तर था, मेरी स्त्रियों के लिए तुम क्यों परेशान होते हो? उनकी सद्गति अथवा दुर्गति का भार मुझ पर रहेगा। तुम्हें इससे क्या? तुम तो केवल कमाई पर अपना ध्यान रखो। इसीलिए एक दिन हमारे घर में तुम्हारी चर्चा होने पर दादी ने मुझे धकेलते हुए कहा था, ना समझ लड़की, जात पात में कुछ नहीं रखा, लड़का सब प्रकार से योग्य है, उसका वरण कर ले।
किसी की जाति वास्तव में क्या है, इसे तो केवल भगवान ही जानते हैं। जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना केवल मूर्खता है। महत्व गुणों को देना चाहिए, जात पात को नहीं। मैंने उस दिन दादी को टटोला होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरुण मौन रहकर गंभीरतापूर्वक संध्या की बात सुन रहा था। अरुण, अब रात बहुत हो गई है, उठो, मेरा साथ दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा वरण करके तुम्हें जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे सहयोग, त्याग और उदारता के लिए सदैव तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी। अरुण कुछ पल तक निश्चल बैठा रहा, फिर कुछ विचार कर वो बोला, मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। संध्या आश्चर्य और दुख के साथ बोली, तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेली किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? संध्या के इस प्रश्न का उत्तर अरुण आसानी से न दे सका। वो बोला, संध्या, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे सोचने विचारने के लिए थोड़ा समय चाहिए। काफी देर तक संध्या अंधेरे में अरुण के चेहरे को ताकती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई और बोली, सारा जीवन पड़ा है, आराम से सोचो। मैं भी तो अब तक सोच ही रही थी और अब किसी निर्णय पर पहुंची हूँ। हाँ, तुम्हें भी सोचने के लिए समय तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। संध्या ने उठकर जाते हुए अपने सिर से खिसके आंचल को संभाला, लेकिन अपनी वेशभूषा, अलंकार और साज सज्जा को देखकर उसे रोना आ गया। क्या किसी ने सोचा होगा कि दुल्हन की ये दुर्गति होगी? संध्या ने अरुण को प्रणाम किया और फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। संध्या को अकेले रात के समय जाते देखकर अरुण चिंतित हो उठा। उसके साथ जाने के लिए वो अपने नौकर शिब्बू को आवाज़ देने लगा, लेकिन शिब्बू से कोई उत्तर न पाकर वो स्वयं संध्या के पीछे दौड़ पड़ा। उधर अपने घर में प्रियनाथ दिए की रोशनी में बक्सों में से अपनी ज़रूरत का कुछ सामान निकालकर थैले में डाल रहे थे कि उन्होंने बाबूजी की पुकार सुनी तो चौंक उठे। वास्तव में वे छिपकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अतः हाथ में पकड़े सामान को एकदम नीचे रखकर उन्होंने उत्तर दिया, क्या संध्या बेटी है? बस यहाँ से जाने वाला हूँ, अब अधिक देर नहीं है। संध्या अपने पिताजी को अपने ही घर में चोरों की तरह कार्रवाई करते देखकर आंसुओं को छिपा न सकी। संध्या कुछ देर रोने के बाद अपने आप पर नियंत्रण करती हुई प्रियनाथ से बोली, बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हो? प्रियनाथ घबराकर बोले, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया है? संध्या ने थैले को पकड़ते हुए पूछा, बाबूजी, इसमें आपने क्या रखा है? भेद खुल जाने से घबराए प्रियनाथ ने बात टालने की गरज से कहा, कुछ नहीं बेटी, इसमें तो मैंने 2-4 दवाइयाँ और उसके साथ मेटेरिया मेडिका की छोटी प्रति रखी है। सोचता हूँ कि उतना कुछ रखूँ जितना स्वयं से उठाया जा सके। किसी नई जगह पर भी समय बिताने के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेने में कुछ हर्ज तो नहीं है। तो क्या माँ आपको ये सब नहीं लेने देती? प्रियनाथ ने संकेत से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहा। संध्या कुछ भी समझ नहीं सकी। बाबूजी, तुम्हारा कहाँ जाकर प्रैक्टिस करने का इरादा है? वृंदावन में। तुम तो जानती हो कि वहाँ निरंतर यात्रियों का तांता लगा रहता है। वहाँ रोगियों को दवा देने में महीने में 4-5 रुपए की आय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। इतनी तो निश्चित ही है, इस राशि में मेरी गुजर बसर हो ही जाएगी। बाबूजी, ऐसी क्या बात है? वहाँ तो इससे कहीं अधिक आय हो जाएगी, किंतु वहाँ तुम्हारी किसी से जान पहचान ही नहीं। नए स्थान पर कहाँ भटकते फिरेंगे? यदि कहीं जाना ही था तो अपने माँ के साथ काशी चले जाते। बेटी, मैं अपने साथ किसी और को लपेटना नहीं चाहता, भले ही वो माँ हो या फिर पत्नी। मेरे कारण लोगों को काफ़ी दुख और अपमान सहना पड़ा है। अब तो मैंने अकेले ही अनजान स्थान पर गुमनाम जिंदगी जीने का मन बना लिया है। पिता की छाती पर अपना सिर टिकाकर और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर संध्या बोली, बाबूजी, तुम तो तभी जा सकोगे जब मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी। लड़की के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए प्रियनाथ ने मधुर स्वर में कहा, बिटिया, मेरे साथ किसी अनजान स्थान पर तू कहाँ भटकती फिरेगी? देखो, तुम्हारी माँ ने भी बहुत दुख कष्ट झेले हैं, तो उसके साथ रहकर उसे धीरज बंधा। हाँ, मुझे पूछता हुआ कोई रोगी आ जाए तो उसे तुम दवा दे देना। यही तेरे द्वारा की गई मेरी सेवा होगी।
हाँ, यदि तुम्हारी माँ देना चाहे तो मेरी पुस्तक विपिन को दे देना। वो बेचारा गरीब होने के कारण ना किताबें खरीद सका और ना ही कुछ सीख सका। संध्या बोली, बाबूजी, मैंने तो तुम्हारे साथ चलने की ठान ली है। ये देखो, मैंने प्रतिदिन पहनने के कपड़ों का थैला भी बना लिया है। इसी कथन के साथ संध्या ने अपना झोला पिता के आगे रख दिया। प्रियनाथ संध्या की प्रकृति को जानते थे, इसलिए उन्होंने अधिक समझाना बुझाना बेकार समझा। वे बोले, ठीक है, तेरा हठ है तो मैं क्या कह सकता हूँ, किंतु यह ना भूलना कि इससे तुम्हारी माँ को बहुत दुख कष्ट होगा। संध्या ने कल रात सभी लोगों को अपने पिता पर थू थू करते देखा था। सौभाग्य की बात यह थी कि ये लोग अपने ही मकान में रहते थे। यदि कहीं किराएदार होते तो शायद लोगों ने इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया होता। अपने परिवार के इस अपमान को भुलाना संध्या के लिए आसान नहीं था। फिर भी आज उसने इस बात को मुंह पर आने नहीं दिया। वो तो केवल यही एक रट लगाती रही कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है। उसने चलने के कारण के अंतर्गत ये भी जोड़ दिया, यदि मैं तुम्हारे साथ न चली तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हें खाना पकाकर कौन खिलाएगा। संध्या ने अपने पिता के सामान को ठीक से संभाल कर थैले में रखा और फिर बोली, बाबूजी, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, तभी हम 12 बजे वाली गाड़ी पकड़ सकेंगे। माँ के बंद कमरे के बाहर से माँ को प्रणाम करके संध्या ने माँ को सुनाते हुए कहा, माँ, मैंने केवल 2 साड़ियों और ब्लाउज़ों को छोड़कर तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं लिया। मैं बाबूजी के साथ जा रही हूँ, रुकने का समय नहीं है। तुम मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर देना। ये कहकर संध्या रो पड़ी। भीतर से कोई उत्तर न पाकर संध्या बोली, माँ, हम तो अपमानित और कलंकित होकर यहाँ से विदा हो रहे हैं, किंतु इसमें हमारा भी कोई दोष है अथवा हमें गलत व्यवस्था का शिकार होना पड़ा है। इस सत्य को केवल अंतर्यामी ही जानते होंगे। न्याय करने वाला भी तो भगवान ही है। भीतर से ना तो कोई आवाज़ आई और ना ही बंद किवाड़ खुले। लिहाजा निराश होकर संध्या अपने पिता के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर कर गई। नीचे खड़े युवक को चांदनी के प्रकाश में पहचान कर प्रियनाथ ने पूछा, बेटे, अरुण हो ना? अरुण बोला, आपके 12 बजे की गाड़ी से जाने की बात सुनकर आपसे मिलने आया हूँ। प्रियनाथ बोले, बेटे, मैं तो संकट में पड़ गया हूँ। लड़की साथ चलने पर आमादा है, मेरा साथ छोड़ना चाहती ही नहीं, जबकि मुझे कहाँ जाना और कहाँ ठहरना है आदि कुछ भी निश्चित नहीं है। इस पगली को तुम ही समझाओ। ये सुनकर चकित होते हुए अरुण ने पूछा, संध्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? संध्या बोली, हाँ, ये सच है। संध्या बोली, हाँ, ये सच है। अरुण थोड़ी देर बाद बोला, संध्या, मैं रात को प्रयत्न करने पर भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका था, किंतु अब मैं तुम्हें अपनाने का निश्चय करके ही तुम्हारे पास आया हूँ। प्रियनाथ के लिए अरुण का कथन एक पहेली थी, इसीलिए वे उसके चेहरे को ताकते रह गए। संध्या बोली, उस दिन मैं बिना सोच विचार किए तुम्हारे पास दौड़ी चली आई थी, किंतु अब मेरा मन स्थिर हो गया है। क्या स्त्रियों के लिए विवाह के अतिरिक्त कुछ और भी करणीय है या नहीं, इसकी जांच परख के लिए मैंने पिताजी के साथ जाने का निश्चय किया है। अब रुकने का समय नहीं, मैं तुमसे करबद्ध होकर क्षमा याचना करती हूँ। ये कहकर संध्या पिता का हाथ पकड़कर चल पड़ी तो अरुण भी उसके साथ चल दिया। संध्या ने अरुण की ओर उन्मुख होकर कहा, भैया, तुम लौट जाओ, तुम्हारा हमारे साथ चलना ठीक नहीं। अरुण ने कहा, संध्या, क्या ऐसे दुख कष्ट में अपनी माँ को अकेली छोड़कर चल देना तुम्हें सही लगता है? संध्या बोली, आज तक भाग्य में माता पिता दोनों का संग लिखा था, सो दोनों की सेवा की और प्यार पाया, किंतु आज दोनों में से एक को छोड़ना आवश्यक हो गया है। मैं सोचती हूँ कि माँ अपने लिए व्यवस्था कर लेगी, इसी गांव की बेटी है। फिर कल आए तमाशबीनों में से कुछ माँ के लिए किसी प्रायश्चित की बात भी कह रहे थे, अतः उनकी देखभाल तो हो ही जाएगी, किंतु बाबूजी के प्रति तो सहानुभूति रखने वाला कोई भी नहीं, इसलिए मैंने उनके साथ जाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ वे दोनों बाप बेटी फिर आगे चल दिए। रास्ते में उन्होंने लोगों को विविध मिष्ठानों की प्रशंसा करते और पान चबाते हुए अपने सामने से गुजरते देखा। वे लोग आनंद और तृप्ति से निहाल हो रहे थे।
उनका सामना न करने की इच्छा से संध्या ने स्वयं को तथा अपने पिता को ओट में कर लिया और उन लोगों के दूर चले जाने पर उन्होंने फिर अपनी राह पकड़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर लोगों की तृप्ति, प्रसन्नता और संतुष्टि का कारण स्पष्ट हो गया। समीप की अमराई के पीछे गोलक चटर्जी के घर तीव्र प्रकाश और कोलाहल से वहां हुए उत्सव का पता चलता था। अभी तक खाने वाले उच्च स्वर में पूड़ी, दही, मिठाई की मांग कर रहे थे। प्रियनाथ ने कहा, गोलक के विवाह का भोज हो रहा है। चटर्जी खिलाने पिलाने में उदारता दिखाता है। आज भी उसने 5 गांवों के सभी लोगों, शूद्रों, बनियों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया लगता है। आश्चर्य में पड़ी संध्या ने पूछा, किसके विवाह का निमंत्रण? नाना गोलक ने फिर से विवाह किया है? हाँ, परसों गोलक ने प्राण कृष्ण की लड़की से विवाह रचाया है। क्या हरिमती के साथ? अरे, वो तो उसकी पोती की आयु की है। हाँ हाँ, हरिमती के साथ। लड़की बड़ी हो गई। बाप गरीब ब्राह्मण था। चटर्जी ने दोनों के उद्धार का पुण्य कमा लिया। बाबूजी, ये पुण्य नहीं, घोर पाप है। यहाँ से जल्दी चलो, मेरा सिर चकराने लगा है। कुछ देर यहाँ रुके तो मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगी। संध्या ये कहती हुई पिता को घसीट कर स्टेशन की ओर चल दी। वे दोनों गाड़ी आने के समय से आधा घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच गए। गांव का छोटा सा स्टेशन था और रात का समय था, अतः वहां अधिक लोग नहीं थे। प्लेटफॉर्म के एक ओर वृक्ष के नीचे अकेली बैठी एक स्त्री ने प्रियनाथ को देखते ही कपड़े से सिर को ढक लिया। प्रियनाथ एक ओर हट गए, किंतु संध्या ने उसे पहचान लिया और फिर आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, ज्ञानदा दीदी, तुम यहाँ इस समय और वो भी अकेली? ज्ञानदा संध्या को अपने पास खींचकर उससे लिपट गई और फिर बिलखने लगी। संध्या तो अपने ही दुख को गहनतम मानकर व्यथित थी। उसे क्या मालूम था कि इस गांव में उससे भी अधिक दुखी, अपमानित और कलंकित कोई दूसरी महिला भी है। संध्या को ज्ञानदा के दुर्भाग्य की कोई जानकारी नहीं थी। सब कुछ जानने वाले प्रियनाथ भी परेशान हो उठे। संध्या ने पूछा, दीदी, तुम्हें जाना कहाँ है? गला रूंध जाने के कारण ज्ञानदा कुछ साफ नहीं कह सकी। रुक रुक कर बोली, मैं क्या जानूं कि मुझे कहाँ जाना है? इसके बाद काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। गाड़ी के आने का समय समीप होने के कारण टिकट खरीदना था, अतः प्रियनाथ ने पूछा, ज्ञानदा, तुमने टिकट खरीद लिया है या तुम्हारा भी टिकट खरीदना है? ज्ञानदा ने सिर हिलाकर कहा, खरीदा तो नहीं है। टप टप आंसू बहाती हुई ज्ञानदा फिर बोली, बाबू, आप लोगों को कहाँ जाना है? वृंदावन। क्या संध्या भी वृंदावन जाएगी? हाँ। आंचल की गांठ खोलकर रुपए प्रियनाथ के चरणों में रखती हुई ज्ञानदा बोली, मेरे पास यही 50 रुपए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वृंदावन का कितना भाड़ा लगता है। एक टिकट मेरे लिए भी खरीद लीजिए और मुझे केवल वहाँ तक ले चलिए। वहाँ पहुँचते ही मैं अपने आप आपसे अलग हो जाऊँगी। आपको किसी संकट में नहीं डालूँगी। प्रियनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चलो, हमारे साथ ही चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास ब्राह्मण की बेटी। दोस्तों, आप सबको ये उपन्यास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना अजीब लगता है ना कि एक ज़माना ऐसा भी था जब इतनी छुआछूत कि ब्राह्मण भी ब्राह्मणों से छुआछूत का व्यवहार करते थे। आज के ज़माने में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर या गांवों में ऐसी जाति प्रथा अवश्य है जहां छुआछूत को लोग बहुत मानते हैं। इंसान को इंसान की दृष्टि से देखना चाहिए। जाति व्यवस्था मनुष्य की ही तो बनाई हुई है, अन्यथा हमारे वेदों में तो ऐसी जाति व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं। वर्ण व्यवस्था थी जो लोगों के कर्म के आधार पर आधारित थी, ना कि उनके जन्म के आधार पर। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर से नई कहानी या नया उपन्यास लेके आप सबके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।